नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से चुनावी मैदान में निकल चुकी है और आज हम आए हैं लाख और लीची वाले शहर यानी कि मुजफ्फरपुर में। अब देखिए, मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ का आशीर्वाद तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ का शाही लीची जो है ना, वो देश विदेश जो है पूरा दुनिया में फेमस है। और उसके अलावा यहाँ के लाख का क्या कहना भाई, यहाँ जो भी महिला है और यहाँ से लहठी नहीं लेके जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। हमको तो अपने लहठी इतना पसंद है, हम सोचे शुरुआत यहीं से होना चाहिए। जानते हैं, यहाँ से तो ऐश्वर्या राय तक के शादी में लहठी गया था, तो समझ जाइए कि यहाँ का लहठी जो है कितना वर्ल्ड फेमस है। लेकिन जानते हैं, यहाँ आए हैं चुनाव में, तो चुनावी जायका भी समझेंगे, चुनावी मिजाज भी समझेंगे, चुनावी हाव भाव भी समझेंगे और ये भी देखेंगे कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बन रही है। लेकिन जो यहाँ की पहचान है उसको हम लोगों को नहीं भूलना है, इसलिए शुरुआत यहीं से होना चाहिए, है ना। तो इसलिए हम आए हैं आपको लहठी दिखाने, आपको जो है यहाँ का शहर दिखाने और यहाँ के लोगों का क्या विचार इस बार बन रहा है वो दिखाने। तो चलिए अब आपको घुमाते हैं मुजफ्फरपुर और दिखाते हैं कि यहाँ के लोग जो हैं वो लहठी की तरफ पक्के निकलते हैं कि चूड़ी की तरह जो है उनका इरादा इलेक्शन में टूट जाता है। चलिए। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मुजफ्फरपुर का माहौल कैसा है? जी नमस्कार। सबसे पहले मुजफ्फरपुर में बता दें कि इस बार हम लोग बहुत नेता लोग को, बहुत हमारे पूर्व मंत्री हैं, नगर विधायक जी हैं, तमाम लोगों को हमने देखा है। हम लोग नया युवा चेहरा चाह रहे हैं। हम लोग अपनी आस्था तमाम लोग सावन पांडे जी में व्यक्त कर रहे हैं, चूँकि इसलिए कर रहे हैं कि वो गरीब गुरबा, रिक्शा वाले, ठेला वाले, खोमचा वाले, जो नगर निगम का जो भी वीक पॉइंट है, जितना भी काम नहीं हो रहा है, 4,000 रुपया फंड आ गया, इतना खर्च हो गया, इसका कहीं से कोई मुद्दा नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं, और ये इसी चीज़ को मुद्दा उठाते हैं। बार अभी देखिए कि विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो किसकी सरकार बनेगी ये भी बड़ा सोचने वाला बात है। क्या लगता है बिहार में इस बार किसकी सरकार बन रही है और क्यों बन रही है? तेजस्वी की सरकार बन रही है। हाँ। इसलिए बता देते हैं कि उन्होंने जो 17 महीना में कार्य करके दिखाया है युवाओं के रोजगार के लिए। सबसे बड़ा पलायन है बिहार में रोजगार, शिक्षा और बेकारी इस तरह है कि लोग यहाँ से पलायन करना है। और तेजस्वी यादव का यही कहना है कि मैं पलायन नहीं करने दूंगा हर बिहारियों को। पलायन तक सबसे बड़ा मुद्दा तो फिर जनसुराज वाले भी उठा रहे हैं। जी नहीं, जनसुराज वाले क्यों उठा रहे हैं? वही जनसुराज वाले प्रधानमंत्री का कैंपेन करते हैं उनकी सरकार बनाने के लिए। तो वही कांग्रेस का भी किया। हमारे कहिए आप, ठीक है, नहीं पहले मेरी बात को खत्म होने दीजिए। मेरे कैंपेन करके जब आपको माल कमाया हो गया है तब आपने सरकार गठन किया है और वही सरकार का सारे लोगों का विरोध कर रहे हैं। जब विरोध करने से सरकार नहीं होगा, आज का युवा पुकार रहा है सिर्फ तेजस्वी सरकार। तेजस्वी के अलावा अब कोई चारा भी नहीं है बिहार में। बताइए। देखिए, साफ साफ जो जनता के बीच में जो योजना चल रहा है, आज हर चीज़ महिला के नाम से मिला। आवास योजना, राशन कार्ड, उसके बाद इज्जत घर, उसके बाद अभी जो महिलाओं को योजना मिल रहा है 2,10,000 रुपया का। आधी आबादी तो एनडीए के साथ है और ये कंफर्म है कि 2/3 बहुमत से एनडीए का सरकार बनेगा। और नीतीश कुमार जैसे जनसुराज के जैसा नेता, जो लोगों के बीच में पहुंच पकड़, उनके जैसा साफ छवि वाला, उनके ऊपर अभी तक एक भी घोटाला का आरोप नहीं लगा है। कोई है तो बताए। और यहाँ पर बीजेपी का कमल खिला है और खिलेगा। अच्छा, तो एक बात बताइए, अभी इन्होंने नाम लिया, अभी इन्होंने बोला कि माई बहन जो है वो साथ में है नीतीश कुमार के, तो माई बहन सम्मान योजना का बात तो तेजस्वी भी कर रहे हैं। नहीं, तेजस्वी जो करे वो सिर्फ बोलने का काम करते हैं। नीतीश कुमार ने धरातल पर लाने का काम किया। और एनडीए और डबल इंजन की सरकार, चाहे केंद्र में और बिहार सरकार में जो विकास हुआ है वो आप देख ही रहे हैं। जो इससे पहले राजद की सरकार थी उसकी क्या स्थिति थी। आज नीतीश कुमार जी के कांग्रेस के बारे में बात करने का बहुत कम ही मौका मिलता है, क्योंकि एक समय था जब कांग्रेस का बहुत वर्चस्व बिहार में हुआ करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे क्योंकि चूंकि बहुत सारे वोटर जो है वो शिफ्ट हो गए आरजेडी की तरफ, तो इस तरह से जो है वोटर कम गए कांग्रेस की तरफ से। अभी हम देख रहे थे कि सोनिया गांधी भी बिहार आई, उसके बाद प्रियंका गांधी, तो बड़े स्तर पर जो है कांग्रेस भी इस प्रयास में लगी हुई है कि बिहार में हमारी साख बने और जो बनी हुई है वो बची रहे। अभी कांग्रेस को भी सीट देना यहाँ पर अच्छा खासा बात चल रहा है कि 75 सीट देना है।
क्या लगता है 75 सीट देने से नुकसान होगा कि फायदा होगा? देखिए, पिछली बार भी महागठबंधन कांग्रेस को 70 सीटें बिहार में मिली थी। 19 सीटों पर जो है सो कांग्रेस की विजय हुई थी और हमें पूरी उम्मीद है कि 65 से 66 सीटों पर जो है सो गठबंधन में जो है कांग्रेस और राजद के बीच में समझौता हो जाएगा। 65 सीट के बीच में 65 तो 10 सीट ना कम हुआ। हाँ, तो वो देखिए तो इस बार क्या लगता है एवरेज अच्छा रहेगा? काहे कि इस बार भी तो बड़ी लड़ाई बिल्कुल जोरदार है। इस बार जो है महागठबंधन की सरकार ही बिहार में बनने जा रही है। बिहार के लोगों ने देखा है कि पिछले 20 सालों में किस तरीके से अपराध का ग्राफ बिहार में बढ़ा है। जो लोग आज बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव की जो सरकार थी 15 सालों की, वो जंगल राज था, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि प्रतिदिन बिहार में औसत 10 कहते हैं हत्याएं हो रही हैं। दिन भूल गए, शाम को 6 बजे लोग घर से सबसे पहले मैं सभी का जवाब दूं। एक मिनट मैं शैलेंद्र कुमार इन्होंने कहा पलायन क्यों हुआ, जिसके कारण बिहार में सरकार समझ एनडीए सरकार में समझिए कुछ नहीं है, सिर्फ लूट मार खसोट है। इसमें जो है जनता जो सुरक्षित नहीं है, जनता जो आम आवाम सुरक्षित नहीं है। मैं बताता हूँ पलायन क्यों हुआ। दरभंगा में पेपर मिल, बिहार का जितना भी चीनी मिल थे, वो चीनी मिल किसके राज में बंद हुआ? क्यों यहाँ काम बंद हुआ? मोटन की फैक्ट्री थी, डर से ऐसे चिल्लाइए तो कुछ सुनाई नहीं देगा। ऐसे चिल्लाइए तो कुछ सुनाई नहीं देगा। बिहार में जितने भी चीनी मिल थे किसके राज में बंद हुआ है? दरभंगा का जो पेपर मिल था बंद हुआ है। जब डर रहता है किसी एक मिनट जब डर रहता है तो ये भाजपा आपका डिबेट जब हो रहा है यहाँ पे ना भाई, हवाई जहाज उड़ा क्या? आपने कहा था पिछले चुनाव में कि मैं पता है कि हवाई अड्डा से हवाई अड्डा उड़ाऊंगा, हवाई जहाज उड़ाऊंगा। देखिए, राजद का ये स्थिति है कि अगर नीतीश कुमार की एक गलती नहीं रहती तो आज राजद कहीं रहता नहीं। नीतीश कुमार ने राजद को साथ देकर राजद को थोड़ा उभार दिया। आज जो पोजीशन है वो सिर्फ और सिर्फ एनडीए राजद शायद ढाई में ना आए। आज से हर क्षेत्र में कार्य हुआ है, हर क्षेत्र में सब लोग खुश है, नेता के अलावा, विरोधी नेता के अलावा हर कोई खुश है। तो देखिए कि यहाँ पर जो है बातचीत क्योंकि ज्यादा जोश में लोग कर रहे हैं इसलिए कभी कभी उलझ भी जा रहे हैं, लेकिन चलिए ठीक है, इलेक्शन में जो है ये सब चलता है, बाद में सब लोग अपने दोस्ती हैं। लेकिन हाँ, बात कर रहे हैं थोड़ा इस तर्क में बात कर रहे हैं कि बिहार में विकास किसके काल में हुआ, क्योंकि बहुत सारा आरोप प्रत्यारोप लगा और उसके बाद मामला जो है गंभीर हो गया। तो क्या लगता है आरोप सबसे ज्यादा किसके कार्यकाल में था, ये बताइए। हम देखिए मैडम, अभी जो नीतीश जी 125 यूनिट फ्री किए और रेट बढ़ा दिए, तो फ्री किस काम का? अच्छा, अभी एम्बुलेंस घोटाला, अभी किस पर चार्ज लगा, किसके अकाउंट में पैसा गया, ये जांच का विषय है। कौन करेगा जांच? ये अशोक चौधरी पर जो उनके पत्नी के अकाउंट में जो करोड़ों रुपया आ गई, उसका जांच कौन करेगा? मतलब आप बराबर पिछले 1990 का इतिहास दिखाइएगा तो फिर आपको हम लोग चुने क्यों? अभी हम लोग के बाल बच्चा को पढ़ा रहे हैं तो हमको रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। आज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सबको प्राइवेटेशन के तहत गुलाम बनाया जा रहा है। तो ये गुलामी से आज़ादी देने के लिए नाम चुने। आज मैं मुजफ्फरपुर का युवा हूं। मैं पूरे बिहार का ठेका तो नहीं लेता हूं, लेकिन अपने युवा की तरफ से मैं ये बात रखना चाहता हूं। मैं सिर्फ मुजफ्फरपुर की बात करूंगा। मैं ये बात नहीं करूंगा कि मुख्यमंत्री कौन बन रहा है, प्रधानमंत्री कौन बन रहा है। यहाँ अभी आपने देखा कि 2 गुटों में किस तरह से अभी बाताबाती हो गई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ एक युवा की तरफ से, 60% हम युवा हैं, ठीक है। आज मैं एमटेक हूँ और बीटेक हूँ, अपने माँ बाप का सेवा नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं मुजफ्फरपुर में पैदा लिया हूँ और ये सबसे बड़ी विडंबना है कि मुझे बेंगलोर, मुझे अहमदाबाद जाना पड़ेगा। मेरे माँ बाप, अभी मेरे पिताजी का हार्ट अटैक हुआ था, नहीं आ पाया मैं समय पे। मेरे अंकल ने सब कुछ किया। क्यों बच्चे नहीं रह पाएंगे माँ बाप के पास? ये मुद्दा है और इस मुद्दे को एक ही नेता ने एडमायर किया है और वो है सावन पांडे। हमारे उम्र का नेता है। सबसे बड़ी बात, हम अब हम अपने मुजफ्फरपुर का भविष्य ये बूढ़े लोगों के हाथ में, सो कॉल्ड राजनीतिक इन लोगों के हाथ में नहीं देने जा रहे हैं।
कोई नया फेस आएगा और आएगा। सावन पांडे से ही संभव है मुजफ्फरपुर का एक विकास। बात बताइए, नए फेस के रूप में अभी बिहार की अगर राजनीति की, सम्मिलित राजनीति की बात करें तो प्रशांत किशोर भी बहुत उभर रहे हैं। जो आपने ये पलायन का मुद्दा इन्होंने उठाया, वो पलायन को लेकर खूब बात करते हैं। तो क्या लगता है बिहार को? देखिए मैडम, बिहार में बेसिकली 2 ही तरह के वोटर हैं। आप लोग कहती हैं आरजेडी, बीएसपी, प्रधान जी, सब कुछ नहीं है। बिहार में 2 तरह के वोटर हैं, एक मजबूर वोटर हैं, एक मजदूर वोटर हैं। आज से मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। चंद दिन पहले जरा तवज्जो दीजिएगा मैम, चंद दिन पहले आप इस तरह माइक लेकर के आप खुलेआम पूछ नहीं सकती थी, जिसका उदाहरण एक राजदेव रंजन भी थे, है ना। इसलिए ये सोचना है, मैं जब पढ़ता था विद्यालय में सोचा करता सिर्फ यही, गलत राह में देश जा रहा, कब होगी इसकी दशा सही। अब लगता है देश में नई ऊर्जा का संचार हुआ और मोदी जी की अगुवाई में भारत का उद्धार हुआ। आप कह रहे हैं कि भारत का उद्धार हुआ। अभी हम कुछ दिन पहले देख रहे थे कि ट्विटर एक्स, जिसको अभी कहा जाता है, उसके अकाउंट पे राहुल गांधी ने लिखा हुआ था कि देश का युवा, देश के स्टूडेंट, देश के जेनजी इस देश को सुधारेंगे। जेनजी से उन्होंने एक बार नेपाल की तरफ इशारा किया और बार बार पिछले कुछ दिनों पे ये लहर उठ भी रही थी कि बिहार में भी जो है वो इस तरह से, बिहार में भी जो है वो नेपाल और बांग्लादेश जैसी स्थिति होनी चाहिए। तो क्या लगता है ये इस तरह की चीजें भी? देखिए राहुल गांधी जी बहुत बड़े चीज हैं, उन पर हम टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन देश की स्थिति जब देश की स्थिति की मैडम आप बात कर रहे हैं तो देश की स्थिति जो है आज का युवा ही साबित कर रहा है। तमाम लोग यहाँ के जो हैं, चाहे वो बिहार के हों, बंगाल के हो, जो भी लोग हों, वो यहाँ के दिशा नियत और नीति को तय कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को और मोदी जी को भी वो अच्छी तरह जानते हैं। जब ये लोग हारते हैं तो गाली देना माँ बहन को शुरू करते हैं। यह संभव होगा कि कुछ देर के बाद अगर आप बाइट ऑफ हमसे लेना, ज़्यादा पक्ष में लेना हम देना शुरू करेंगे तो आपको भी इसका शिकार बनना पड़ेगा। एक साथी ने कहा कि मोदी जी के जब से आए हैं तब से भारत का उद्धार हो गया, और मैं बोल रहा हूँ कि 140 करोड़ जनता पे कितना उस पे उधार है, ये पहले पता करें। सिर्फ उधार बोलने से नहीं होता है। हर एक जनता देश का जो है आर्थिक स्थिति कमजोर है, और आप बोल रहे हैं उधार हो गया। हमको कहीं से उधार नजर नहीं आ रहा। तो भारत तीसरे नंबर में पहुंच गया। पहुंचने से क्या, भारत की जनता का 4थे नंबर पर पहुंच गया कि 10 नंबर पर पहुंच गया, ऐसा कोई पता नहीं। जनता किस नंबर पर है, जनता किस नंबर पे है? बताइए, आर्थिक स्थिति जो होती है वो तो प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से बढ़ती है। आय के हिसाब से वो तो आंकड़ों का खेल है मैडम। वो तो आंकड़े इस तरीके से पेश किए जा रहे हैं कि बिहार के जीडीपी या हिंदुस्तान की जीडीपी बहुत अच्छी है। अभी एक साथी हमारे पलायन की बात कर रहे थे, इनसे पूछिए कि मनमोहन सिंह की सरकार में 10 साल में कितने लोग इस देश से पलायन करके विदेश की नागरिकता प्राप्त किए, और इस 11 साल के सरकार में मोदी जी के क्या कहते हैं कि शासनकाल में कितने लाख लोग देश छोड़ करके बाहर चले जा रहे हैं। ये क्या है, इसी का जवाब दे दीजिए। अच्छा, आपने बताया कि आंकड़ों का खेल है, तो वैसे तो फिर आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ कोई भी कर सकता है किसी के कार्यकाल में। बिल्कुल कर सकता है, लेकिन अभी आप नहीं देख रहे हैं सारा आंकड़ों के साथ खेल करके किस तरीके से वोटर लिस्ट में जो है इन लोग जो है गलत ढंग से नाम जुड़वा रहे हैं, किस तरीके से एक ही सॉफ्टवेयर से जो है नाम काटे जा रहे हैं। यही कारण है कि बिहार में 65 लाख लोगों का, आम मतदाताओं का, गरीब मतदाताओं का नाम इन लोगों ने साजिश के तहत क्या करते हैं। एक लड़की हमारे साथ, जरा इनसे बात करते हैं। अभी महिलाओं को 35% आरक्षण दे दिया गया है सभी सरकारी नौकरियों में, उसके अलावा डोमिसाइल भी कर दिया गया। इसका कितना असर चुनाव पर पड़ेगा? देखिए, चुनाव पे जो असर पड़ेगा वो पूरी जनता देखेगी, पूरा बिहार देखेगा, ठीक है। और ये आरक्षण को महिलाओं अपने अधिकार को जब तक शिक्षित नहीं होती है, अपने अधिकार को समझती नहीं है, तो ये अधिकार महिला खुद शिक्षित है, खुद जागरूक हो रही है, तो पता चल रहा है कि कौन उनको लूट रहे हैं और कौन विकास का काम कर रहे हैं। तो माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो महिलाओं को मान सम्मान दे रहे हैं, चाहे वो 2500 रुपये प्रति माह देने का जो वादा कर रहे हैं, या 200। अच्छा, वो वादा कर रहे हैं और जो दूसरे दे रहे हैं, तो क्या लगता है वादा करने वालों को वोट पड़ेगा कि देने? आपने देखा होगा कि 17 महीने का जो कार्य तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, तो उन्होंने जो बोला वो करके दिखाया। लेकिन ये 20 साल से डबल इंजन की निकम्मी सरकार जो है, जितने भी वादा किए, 15 लाख नौकरियां, 15 लाख सबके अकाउंट में खाते, किधर दिए मोदी जी नौकरी, किधर गए उनके वादे? आरक्षण की बात पार्टी बीजेपी है। हम ये तो आरक्षण की बात कर रहे थे, आरक्षण का कोई असर नहीं। इस बार बिहार में विकास होगा, आप आरक्षण नहीं, सरकार होगा। आप आरक्षण नहीं ले रही है।
क्या आरक्षण मिल रहा है? महिलाओं को सम्मान किधर दे रहे हैं? बच्चियां छोटी छोटी सेफ नहीं है मोदी जी के राज में, बलात्कार कर दिया जाता है। 10 साल 5 साल की बच्चियों को नहीं सेफ्टी मिल रहा है, तो वो किस तरीके से महिलाओं को आरक्षण की बात कर रहे हैं? कहाँ महिला सेफ है, बताइए आप मुझे। अच्छा एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी का अभी कुछ दिन पहले एक फैसला आया था ट्रिपल तलाक वाला, हालांकि वो कोर्ट ने किया था, लेकिन चूंकि इसके समय में आया था तो काफी बहुत सारे लोगों ने विरोध भी किया था। आप उसको सही मानती है कि गलत मानती है? आप उसको सही मानती है कि गलत मानती है? क्या बोले आप? ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा था वो सही था कि गलत था? बिल्कुल नहीं सही था। कैसे सही था? बिल्कुल नहीं। वो अपने राइट को छोड़ दिया और दूसरे को। देखिए मोदी जी और ट्रिपल तलाक से बाइफर्केशन नहीं है, वो तो हमारे सरकार को, हमारे नेता को वो तो कर रहे हैं। वो तो आपके हक में ही था, महिलाओं के हक में नहीं, कैसे हक में था? ये हमारे इस्लाम के बारे में मोदी जी क्या जानते हैं? तो ट्रिपल तलाक क्या अच्छा था? बिल्कुल नहीं, वो हमारे खिलाफ था। वो अच्छा नहीं था? नहीं अच्छा था, बिल्कुल नहीं अच्छा। फिर उसको खत्म कर दिया गया, क्या दिक्कत है? तो खत्म कर दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लिए जो अच्छा नहीं है उसको हम अच्छा कैसे मान लेंगे? सड़कों पे सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं सड़क नहीं। ये लोग स्मार्ट सिटी पे जो बात कर रहे हैं ना, स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर में एक ईटा बीजेपी वाले दिखा दे। हमारे यहाँ नरक विकास मंत्री थे सुरेश शर्मा, उस समय में मुजफ्फरपुर 3-3 दिन पानी में डूबा रहता था, और आज घंटों घंटों बारिश हो जाता है, कुछ सेकंड में पानी जो है निकल जाता है। हम लोग खुद मोती झील में नाव चलाते थे नरक विकास मंत्री के समय में, वो यहाँ के नगर विधायक भी थे। और आज सड़क देख लीजिए और आज जल जमाव की समस्या देख लीजिए। ये बात ये भी कह रहे हैं पहले मुजफ्फरपुर आने के लिए ऐसी सड़कें हुआ करती थी लालू राज में, और अभी लालू राज का, आप लालू राज का क्यों बात कर रहे हैं? उनके सब नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। अभी अपनी आवाजों को बुलंदी से रख रहा है वो लालू प्रसाद यादव का है, जो शोषित वंचितों को आगे करने का काम किया, नदी से निकल के मंच पे लाने का काम किया। मनुवादियों से लड़ने का अधिकार दिलाया। ये लोग जो इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारे सरकार, एनडीए की सरकार में कोई विकास नहीं हुआ है, तो आप चारों ओर देख लीजिए, पूरे बिहार में सड़क का जो जाल बिछाया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ये बहुत ही बड़ा विकास, मतलब विकास हुआ है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम युवा हैं तो हमारी सरकार बिहार में बननी चाहिए, युवा की सरकार बननी चाहिए, क्या कहते हैं? बिल्कुल युवा की सरकार बननी चाहिए और युवा के लिए बहुत अच्छे काम करे तेजस्वी यादव। अच्छा, तो चिराग पासवान भी युवा है, उसके बाद और भी बहुत सारे युवा इधर उधर हो रहे हैं। चिराग पासवान से नहीं होने वाला है। वो जिस क्षेत्र से आते हैं ना, उनको एक्टिंग ही करना चाहिए। तो पहले एक्टिंग के क्षेत्र में थे, एक्टिंग करना चाहिए, क्योंकि एक पॉलिटिशियन में और एक्टर में बहुत अंतर होता है। उनको जाके एक्टिंग करना चाहिए। और रही बात यहाँ बीजेपी, वैसे तो आजकल डांस तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं मरीन ड्राइव। उनका अपना लीजिए, सबका अपना लीजिए लाभ है, लेकिन मैडम हर जगह युवा का बोलबाला है, चाहे वो केंद्र में हो, राज्य में हो या मुजफ्फरपुर में हो, हर जगह युवा का बोलबाला है। चाहे तेजस्वी यादव, सावन पांडे या चिराग पासवान। चोर आप लोग युवा को नहीं दबाइए, आप छात्र के लिए, छात्र पे बात कीजिए, शिक्षा पे बात कीजिए, मेडिकल पे बात कीजिए। आप लोग विकास हुआ, हम युवा हैं, युवा की आवाज कोई नहीं दबा सकता है, विकास युवा ही कराएगा। तेजस्वी आदमी